आपने चैप्टर चूज करे हैं मैटर एंड सराउंडिंग, इस मैटर ऑफ द स्फीयर, ये केमिस्ट्री हो गया, प्लांट टिश्यू, सेल, ये बायोलॉजी हो गया, और साउंड एंड वर्क एनर्जी। हाँ ठीक है, कौन सब्जेक्ट से शुरू करो? बायोलॉजी से करते हैं। देखो आपने सेल को ना दो तरह से डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? मेजर डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होता है और यूकैरियोटिक जो डेवलप्ड, उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, हाँ, यूकैरियोटिक डेवलप्ड होता है। हाँ, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और मतलब उनमें न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होता है एक तरीके से, थोड़ा प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक इतने प्रिमिटिव है तो सेल देखने को मिलते हैं कि नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? यूकैरियोटिक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल प्रोकैरियोटिक के? प्रोकैरियोटिक के बैक्टीरिया में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है और अमीबा वगैरह में भी होता है। और यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स? यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और एल्गी में भी होता है। एग्जांपल बताओ एक प्लांट सेल का, एक एनिमल सेल का। प्लांट सेल और एनिमल सेल का। हाँ प्लांट सेल एनिमल सेल का एग्जांपल जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल। रेड ब्लड सेल हाँ, यूकैरियोटिक होगा कि नहीं? व्हाइट ब्लड सेल यूकैरियोटिक होगा कि नहीं होगा? प्लांट सेल में, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जिससे सेल से मिलके बने, सबका स्ट्रक्चरली सेम नहीं हाँ, होता तो है। काइंड ऑफ जाइलम फाइबर्स बोल सकते हैं। हम जब प्लांट सेल बोलते हैं तो एक क्लब कर देते हैं, पूरा प्लांट में इतने वो हैं सेल्स हैं, सब प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में भी अलग अलग आप फंक्शन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से तो आपको सेल अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल में क्यों नहीं होती है? एनिमल सेल में इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें ज़्यादातर ऐसे रिजिडिटी या फिर उसको एकदम प्रॉपर स्टैंड करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, पर क्योंकि प्लांट जिस प्लांट में जैसे उनको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको रिजिडिटी चाहिए होती है खड़े रहने के लिए, सारे वेदर्स में उनको मतलब जैसे रेनी सीजन वगैरह में वो टूटे ना, इसलिए उनको उनके सेल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसलिए उनमें सेल होती है। गुड। कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट मूव नहीं करते? प्लांट्स मूव करते हैं बट नहीं, जरा अपनी जगह से वगैरह मूव करते हैं, लोकोमोशन हाँ, नहीं है उनमें, ह्यूमंस में, बाकी एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। तो आपने वर्ड यूज़ करा है रिजिडिटी और स्टेबिलिटी के लिए चाहिए रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके टाइम लगेगा, आप सोच के बता सकते हो, एकदम से टॉप ऑफ द माइंड नहीं बोलना है आपको। तो सेल है ना बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपारेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टेड्स, सबके फंक्शंस आपने लिखे हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको आते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ भी रैंडमली पूछूंगा कि गोल्गी एपारेटस क्या होता है, तब बता सकते हो, बताओ। गोल्गी एपैरेटस जो भी प्रोटीन्स या जो भी चीज़ें और लिपिड फैट्स होते हैं जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, हाँ। उनको पैकेजिंग करना, उनकी सॉर्टिंग करना, उनको मॉडिफाई करने का काम गोल्गी एपैरेटस का होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इसको थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए अपने नॉलेज को आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल से बताना है, ठीक है, कि सेल वॉल इज लाइक दिस, ठीक है। जैसे कभी अगर वॉर होगी तो आप क्या करोगे, आउटर लेयर बनाओगे वॉल की, ठीक है। जैसे घर है, घर की बाउंड्री होती है, तो सेल वॉल वैसी होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आपको बताना है कि रियल लाइफ में इसका फंक्शन सिमिलर टू दिस होता है,
उससे होगा क्या कि अगर वो फंक्शन आपका क्लियर है, जैसे अगर घर में जो वॉल होती है, बाउंड्री वॉल होती है, वो घर को कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, और पहला डिफेंस होती है घर का। तो जब सेल वॉल आप बोलते हो कि रियल लाइफ में ऐसी होती है सेल वॉल, मतलब एज इन रियल लाइफ में इससे मेरा मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम सेल अगर इस चीज़ को देखें तो इसका फंक्शन इस तरह से बोलते हैं, तो सर फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप बोलो तो मैं क्लियर नहीं हो तो मैं एक दो एग्जांपल लेके और बताऊँ, नहीं ठीक है। क्लियर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काइंड ऑफ विंडोज को बोल सकते हैं घर में, क्योंकि वॉल्स तो जैसे सेल वॉल हो गई क्योंकि वो प्रॉपर प्रोटेक्ट करती है, पर प्लाज्मा में तो कर्टेन्स को मान सकते हैं कि वो मतलब काइंड ऑफ थोड़ी सी उससे वीक होती है, सेल वॉल से वीक नहीं बोलना चाहिए, पर मतलब एकदम रिजिडिटी नहीं होती है उनके पास। ओके गुड, बट और क्या रीजन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलने का? ताकि वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। गुड, हम कभी खिड़की खोल सकते हैं, कभी नहीं खोल सकते हैं, जब चाहिए हवा तो खोल सकते हैं, जब धूप नहीं चाहिए तो उसे बंद भी कर सकते हैं। गुड, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म घर का एग्जांपल जरूरी नहीं, आप स्विच कर सकते हो कोई भी दूसरे एग्जांपल। प्रोटोप्लाज्म काइंड ऑफ पार्क को मान लो, जिसमें बहुत सारे झूले वगैरह होते हैं, स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो झूले में बहुत से पार्क में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है? झूले को प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। नहीं, पूरे पार्क को प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, क्योंकि उसमें वो सब है, जैसे प्रोटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इंक्लूजन्स वगैरह होते हैं, वैसे पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर है। तो चीज़ें प्रोटोप्लाज्म है, नहीं, पूरा पार्क प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। लिविंग जेली लाइक सेमी फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म ऑल एक मान लो cell organelles and inclusions are suspended. Legs का एग्जांपल होगा, है ना? Good. Nucleus, न्यूक्लियस इसको बंद कर दो, पॉज कर दो, नीचे वाला पॉज कर दो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब मतलब ऐसे किसी भी किंगडम के किसी किंग को मान सकते हैं, जो सब चीज़ों को मतलब वो तरीके से डायरेक्टर होता है और सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रोल करता है उस हिसाब से। और कंट्रोल सेंटर की तरह सोच सकते हैं क्या? हाँ एयरपोर्ट में जैसे कंट्रोल सेंटर होता है, वहाँ से सब लोग चीज़ें मैनेज होती हैं। हाँ, ठीक या है, तो किसी फैमिली के एल्डरली पर्सन को भी मान सकता है अगर डीएनए के हिसाब से देखना हो तो, ओके। क्योंकि वो एक्टिव It consists of four component: nuclear membrane, chromatin material, nucleolus, nucleoplasm. इनमें डिफरेंस क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन तीनों में चारों में अंतर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म वो होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, वो भी एक काइंड ऑफ सेमी फ्लूइड मटेरियल ही होता है जिसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है सब कुछ। और क्रोमेटिन मटेरियल वो होता है वो मतलब काइंड ऑफ उसी से क्रोमोसोम्स बनते हैं पर वैसे स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंस होकर, Okay. वो डीएनए मटेरियल ही होता है एक तरीके से। और न्यूक्लियोलस हाँ, न्यूक्लियोलस एक क्या बोलते हैं सर्कुलर बहुत ऑब्जेक्ट होता है जिसमें काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं उसको न्यूक्लियस ही बोलना चाहिए, वो मेन पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है। हाँ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, फैट वगैरह बनाने का काम आता है, दो तरीके के होते हैं। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को रफ क्यों बोला गया है? रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो उसकी सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और ऐसे में नहीं होते हैं। हाँ, उसमें होते हैं। दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस होता है कि जो आरईआर होता है वो प्रोटीन बनाता है और जो एसईआर होता है वो जो लिपिड फैट्स होते हैं उसमें भी हेल्प करता है, और जो वर्टिब्रेट्स की जो बॉडी होती है उसमें जो लीवर में वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिससे वो डिटॉक्सिफिकेशन कर पाते हैं ड्रग्स और जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनका। ओके। गोल्गी अपैरेटस आपने बताया था। लाइसोसोम, लाइसोसोम
जैसे क्या बोल सकते हैं फॉरेन मटेरियल जो होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, वो आ जाते हैं सेल्स में, तो वो उसको मारने का काम करते हैं। और अगर पूरा ही सेल डैमेज हो जाता है तो वो उनमें ना पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, जो कि वो रिलीज करके अपने पूरे ही सेल को मतलब काइंड ऑफ खत्म कर देते हैं, जिससे वो सेल जो है वो अदर एक्टिविटीज या सेल या टिश्यूज में और किसी चीज़ को हार्म ना करे, वो खुद सेल जो होता है उसको। गुड। राइबोसोम्स? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, एक 70S टाइप होता है और एक 80S होता है। डिफरेंस क्या होता है 70s और 80s में? उनमें ना वो सेंट्रीफ्यूगेशन के उसमें कुछ होता है कि उनको अगर ऐसा मतलब उनको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में करी जाए तो कब जाके बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें डिफरेंस होता है, तो चीज़ नहीं पता है। ओके। हाँ, उसमें ये भी होता है कि 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है और 80S यूकैरियोटिक सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हटा दिया जाए सेल में से तो क्या चीज़ है सेल के अंदर से मेन फंक्शन हट जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, हाँ। एनर्जी स्टोर हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगा प्रोड्यूस। इसके अंदर लिखा प्रोवाइड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ। एटीपी क्या है? ATP is a kind of compound something. ओके। एटीपी क्यों यूज करते हैं? ATP नहीं पता। इसमें लिखा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हाँ, कि वो जो फूड जो भी सेल को मिलता है उसको ऑक्सीडाइज करके ATP जैसा कंपाउंड कुछ और बनाते हैं। ओके। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स एक तरीके से किचन ऑफ द सेल होते हैं, जिसमें वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से वो क्या बोलते हैं फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फिर क्रोमोप्लास्ट भी होता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फ्लावर्स या फिर लीव्स का कलर चेंज करने के काम में आता है। और जो लिकोप्लास्ट होता है वो काइंड ऑफ स्टोरेज सेल होता है, मतलब स्टोरेज के काम में आता है। उसमें भी टाइप्स होता है, एमाइलोप्लास्ट होता है, एडियोप्लास्ट होता है, इलेयोप्लास्ट होता है। वो प्रोटीन, ऑयल्स और स्टार्च स्टोर करता है। वैक्यूल रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ क्या हो सकता है वैक्यूल? वैक्यूल भी स्टोरेज के फॉर्म में ही काम करता है। उसमें लिक्विड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। उसमें एक सा जहाँ पे भी कोई वाटर आपने पूरा अच्छे समझाया है, एक बस एटीपी नहीं समझा पाया इसमें। हाँ, ATP नहीं पता, कंपाउंड ही होता है कुछ शायद। एडेनोइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। हाँ। पर ये एनर्जी के काम में कैसे आता है? ये फंक्शनिंग समझना अभी नहीं दे रखी, 9th लेवल पे नहीं दे रखी है, पर आगे जाके इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से काम करता है स्टेप बाय स्टेप, कि एटीपी बनाने से लेकर फिर एटीपी बिगाड़ने तक, मिटाने तक क्या प्रोसेस होती है। जब एनर्जी को स्टोर करना होता है तो हम एटीपी बना के रखते हैं, जब एनर्जी निकालना होता है हम एटीपी को बिगाड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, बाकी पूरा ठीक है, एक वहाँ पर मिसिंग है आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट चैप्टर पे आता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अगर सेल को ही कंटिन्यू किया जाता है इस चैप्टर पे आएंगे, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या प्लांट टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर? क्यों नहीं होते? ठीक है। और सेल टिश्यू से ही मतलब सेल से ही टिश्यू बनता है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट टिश्यू के अंदर हैं और एनिमल टिश्यू के अंदर नहीं है? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ एनिमल टिश्यू के अंदर और प्लांट टिश्यू के अंदर नहीं है? ओके, जो क्या बोलते हैं, 2 मिनट। हाँ, टेक इट टाइम, सोचने का आपसे। एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू में नहीं होता है। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एनिमल टिश्यू के अंदर नहीं होती है, और एनिमल टिश्यू के अंदर कौन सी चीज़ होती है प्लांट टिश्यू के अंदर नहीं होती? हाँ, तो हाँ, ठीक है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि मेमोरी तो आपकी अच्छी है, उसमें लगभग एज इट इज़ बता दिया, उसका डिटेल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मेमोरी चेक करने का कोई सेंस नहीं है। हम सोचो सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैरेंकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, सब पता है आपको। पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी है, अब इसको आपको कंपेयर करना है दिमाग के अंदर ही, एक एक चीज़ को सोचना है कि क्या इसके अंदर है कि नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन एज अ डॉक्टर आपको आगे भी
इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते आना चाहिए दिमाग के अंदर। आपको पेपर पेन में नहीं मिलेगा। एक इंजीनियर को पेपर पेन मिलते हैं, उनको कंप्यूटर भी मिलता है, उनको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिलता है, डॉक्टर्स का दिमाग ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के अंदर से कौन सी चीज़ होती है जो एनिमल टिश्यू के अंदर नहीं होती है? एनिमल टिश्यू के अंदर बहुत चीज़ें प्लांट टिश्यू के अंदर नहीं होती। मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है? ठीक है, बताओ। प्लांट टिश्यूज के सेल्स में सेल वॉल होती है, नहीं होती है, वो तो सेल लेवल पे होगा डिफरेंस एक तरह से। हाँ वो वही है, सोच रही टेक्निक थोड़ी चलती है। हैंग मत हो, जल्दी नहीं है, आराम से सोचो। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सको। इन्फॉर्मेशन कैरी तो कर पा रहे हो, प्रोसेस भी करनी है। नहीं, इस तरह से सोचा नहीं आपने। हाँ सच में नहीं, मतलब सोचा है, मेरे को जो याद आ रहा है वो पर सही नहीं नहीं, बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। सही करो तो मैं बताऊँगा आपको। बता रही हूँ तुमको। एनिमल टिश्यू में कंसिस्टेंटली डिवाइडेड सेल्स होते हैं या वो कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं प्लांट टिश्यूज में सारे प्लांट्स में सारे टिश्यू ऐसे नहीं होते जो डिवाइड करते हैं, कुछ डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेंथ और उसको सिर्फ रिजिडिटी देने का काम करते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट के अंदर ओरिजिनल तो सारे सेल डिवाइडिंग होते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। हाँ पर सारे नहीं होते, जो कुछ फिर परमानेंट विद द टाइम जहाँ जहाँ ग्रोथ चाहिए होती है सिर्फ वहीं पर होते हैं ये, और ये टाइम के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। हाँ डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता है। हाँ उसमें सब डिवाइड कर देते हैं। हाँ, इवन अभी भी आपकी बॉडी के अंदर, अभी तो बच्चे हो, इवन आपकी एज भी हो जाएगी तो भी आपके अंदर सेल एक तरह से रिजेनरेट होते रहते हैं, सेल्स चेंज होते रहते हैं। अब तो आपका कोई भी टिश्यू प्योरली वही टिश्यू नहीं रहता है। और इसके अलावा क्या फंक्शनिंग पे चले जाओ तो आपको जवाब मिलते जाएंगे। जैसे प्लांट के अंदर पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए जाइलम की जरूरत पड़ती है, पर एनिमल के अंदर जाइलम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उससे डिफरेंस निकल के जाएगा। ज़्यादा एडवांस क्या है? प्लांट सिस्टम ज़्यादा एडवांस है, एनिमल सिस्टम ज़्यादा एडवांस है? दोनों ही अपने अपनी जगह अच्छे हैं, पर Advanced. एनिमल टिश्यू है ना, एनिमल का सिस्टम जो है वो ज़्यादा वो है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने ब्लड निकाल लिया है, एनिमल के अंदर ब्लड आ गया है, ब्लड के अंदर खाना भी भेज देते हैं, पानी भी भेज देते हैं, मिनरल भी भेज देते हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भेज देते हैं, सब कुछ हम ब्लड के थ्रू करते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स में ज़्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं, प्लांट्स में डेड होते हैं। डेड भी होते हैं। डेड भी होते हैं। मैं नहीं बोला था ना, है ना? मेजर डिफरेंस तो हाँ वो है, मेजर डिफरेंस में एक तो ब्लड वाला आ गया। ब्लड के आते से क्या क्या चीज़ें होगी? अब प्लांट के अंदर ब्लड नहीं है तो प्लांट को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हार्ट की ज़रूरत नहीं है जैसे उसको। ठीक है, नहीं पर एनिमल के अंदर हार्ट की ज़रूरत है कि ब्लड तो है, ब्लड के सब कुछ कर रहे हैं, ब्लड को पंप करना पड़ेगा, पंप करके वहाँ भेजना भी पड़ेगा, वहाँ से लाना भी पड़ेगा। तो हार्ट दोनों चीज़ें करता है, सेंड भी करता है ब्लड को लाता भी है। इसलिए हम हार्ट बीट सुनाई देती है। हार्ट बीट एक साइकिल, जब हार्ट बीट होगी मतलब ब्लड भेज भी दिया गया, बुला भी दिया गया। तो हार्ट बीट रुक गई मतलब कि यार भेज का है तो वापस नहीं बुलाया गया, बुला लिया तो भेज नहीं पाया। ये कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। तो इससे प्लांट और एनिमल सिस्टम ही अलग हो गए। तो और चीज़ें इसको ऐसे सोचो इसके ऊपर और बताओ कि दोनों में अंतर है। नॉलेज आपके पास है, मुझे मालूम है कि एज इट इज आप बता सकते हो, उससे ज़्यादा बता सकते हो जितना इसमें लिखा हुआ है, पर इसको प्रोसेस करके बताओ कि एक एक, चलो मैं कुछ वर्ड्स बोल देता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से तो हमने वो बोल दिया कि यार ये तो प्लांट के अंदर कुछ कुछ जगहों पर मिलेंगे, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ उस तरह से होती है। प्लांट एपिकली भी ग्रो करता रहता है, इंटरकैलिकली भी ग्रो करता है और लैटरली भी ग्रो करता है।
वहाँ ह्यूमन ऐसे नहीं करता है, ह्यूमन ऐसे सब तरफ से बढ़ते हैं और एक समय तक बढ़ते हैं। तो उसका ये जो सेल डिवाइड वाला काम होता है वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पॉइंट निकल के आ चुका है। ठीक, ग्रोथ को लेके बोल सकते हैं प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एपिकली, इंटरकैलिकल, लेटरली होती है। ठीक है, फिर परमानेंट टिश्यू ये भी कहीं ना कहीं आप इंक्लूड कर चुके हो कि प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यूज होते हैं पर ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है। ये क्या सही स्टेटमेंट है? मैं क्रॉस चेक करने को बोलूँ तो प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यूज होते हैं लेकिन ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर नहीं होते। हमारी बोन परमानेंट होती है कि बोन भी चेंज होती रहती है। टिश्यूज तो बढ़ते बढ़ते ही रहते हैं। जैसे अगर बोन फ्रैक्चर जाता है तो वो ग्रो कर सकती है, पर प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में परमानेंट ही रहता है मोस्टली। ठीक है, फ्लोएम का काम हमारी एनिमल सेल में कौन करता है? फ्लोएम का हाँ, प्लांट के अंदर फ्लोएम का क्या काम होता है? वही काम एनिमल, हाँ, वही एनिमल के अंदर कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है, जाइलम में ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, फ्लोएम के अंदर क्या होता है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जाइलम के कुछ कंपोनेंट है, फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट है। इनको अलग अलग क्यों बोला गया है? जैसे पैरेन्काइमा फ्लोएम के अंदर भी है और जाइलम के अंदर भी है, और जाइलम वाला अलग है, फ्लोएम वाला अलग है, क्यों? जाइलम में जो पैरेन्काइमा का मेन जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है। और फ्लोएम के अंदर मतलब हाँ, तो फ्लोएम के अंदर फूड स्टोर करता होगा और जाइलम के अंदर वाटर या जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर करता है वो। नहीं, जाइलम के जो सेल है उनको भी चाहिए एनर्जी, दोनों में फूड ही स्टोर हो रहा है। और जाइलम में जाइलम का अलग काम है, फ्लोएम का अलग काम है, दोनों को जरूरत है उस चीज़ की, इसलिए दोनों को जाइलम वाले को अलग बोला गया, फ्लोएम वाले को अलग बोला गया। काम दोनों को सेम है, कार्य दोनों के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए है। जाइलम के लिए जो कर रहा है तो जाइलम का पैरेन्काइमा है, फ्लोएम के लिए जो कर रहा है फ्लोएम का पैरेन्काइमा है। ठीक है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, ठीक है, और सीव ट्यूब्स में क्या अंतर है? ट्रैकेट्स, वेसल्स ये जाइलम के अंदर है, वहीं फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती है, दोनों में अंतर क्या है? ट्रैकेट्स और वेसल्स का मेन काम ये होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और सीव ट्यूब का मेन काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। स्ट्रक्चर दोनों कैसे अलग होते हैं? स्ट्रक्चर वेसल्स वेसल्स और ट्रैकेट्स वो वैसे ही होता है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और हाँ सिलेंड्रिकल होते हैं। और जो वो होता है फ्लोएम वो ज़्यादा मतलब उसमें हाँ डिफरेंस ये होता है कि ट्रैकेट्स और वेसल्स डेड होते हैं और जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो लिविंग होती है। उनका मतलब शेप तो काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल ही होता है दोनों। ठीक है, एक एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट करती है ना? कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है? कंपेनियन सेल्स में सीव ट्यूब को जब से स्ट्रक्चरली खड़े रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए उनका नाम कंपेनियन सेल्स। ओके, पैरेंट कोलन और स्क्लेरेन्काइमा में कौन कौन से लिविंग होते हैं, कौन कौन से डेड होते हैं? पैरेंट और कोलन में मेन डिफरेंस क्या है? गुड। अब जैसे एपिथेलियल टिश्यू प्लांट के एनिमल के अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं क्या? ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट के एनिमल के अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं क्या? मस्कुलर टिश्यूज प्लांट के अंदर होते हैं क्या? नहीं होते, तो एक डिफरेंस ये भी हो गया, क्योंकि लोकोमोशन नहीं चाहिए, लोकोमोशन के कारण डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड, ग्लैंड्यूलर। ठीक है, मैं उसका नाम बोलूँगा, आपको बॉडी के अंदर कहाँ होता है ये बताना। ठीक है, क्यूबॉइडल कहाँ होता है? सीलिएटेड कहाँ होता है?
सीलिएटेड कहाँ होता है? सीलिएटेड होता है सीलिएटेड होता है ग्रिड पाइप में होता है पैक्टिना वगैरह। सीलिएटेड की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे क्यूबॉइडल क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? हाँ क्यूबॉइडल यहाँ क्यों नहीं है? जहाँ सीलिएटेड है वहाँ पे क्यूबॉइडल नहीं है। नहीं सीलिएटेड जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल सेल्स एक तरीके से बने हुए हैं तो उनमें सीलिया है इसीलिए वो मतलब सेम नहीं है। हाँ तो सीलिया की क्या जरूरत पड़ी? सीलिया में मतलब जैसे जो म्यूकस होता है जो यूरिन होता है उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, और जो क्यूबॉइडल होता है वो मेनली सिक्रीशन का काम करता है सिक्रीशन और प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। कॉलमनर कहाँ होते हैं? कॉलिकुलर लाइनिंग ऑफ स्टमक में होता है इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ पे स्क्यूमस क्यों नहीं होते? फ्यूमस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि फ्यूमस का काम जो होता है वो मेनली प्रोटेक्शन का होता है और ये जो होता है क्या बोलते हैं कॉलमनर जो होते हैं वो उसमें भी हेल्प करते हैं सीक्रीशन में या फिर एक्सक्रीशन में भी बोल सकते हैं। स्क्यूमस और कॉलमनर में थिक कौन से होते हैं? फ्यूमस और कॉलमनर में से थिक कौन से होते हैं? कॉलमनर। इसलिए उनको स्टमक, इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट इन सब में होना पड़ता है क्योंकि वो मोटे होते हैं। हाँ वहाँ पे अपन को उसकी ज़रूरत है, कुछ स्टोर हो रही है, एसिड स्टोर और सब कुछ और। पतले होंगे तो देयर चांसेस है कहीं पर वो थोड़े बहुत छोटे मोटे डैमेज से भी स्पिल ओवर हो सकता है। ग्लैंडुलर कहाँ होते हैं? ग्लैंडुलर ग्लैंड्स में होता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में होता है अब thyroid बाकी सबसे स्क्यूमस से, कॉलमनर से, क्यूबॉइडल से, सीलिएटेड से ग्लैंडुलर अलग क्यों? ग्लैंडुलर अलग सबसे अलग क्यों हाँ क्योंकि ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन भी काम करता है। हाँ, गुड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड जो अलग है ह्यूमन के अंदर। हाँ ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और लिम्फ होते हैं, ठीक है। इनके काम को बांट के बताओ कि कौन क्या काम करता है विद रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल सही शब्द नहीं होगा, रियल लाइफ काउंटर पार्ट। रियल लाइफ में इसका काम कौन कर रहा है, ये डे टू डे लाइफ आई शुड से रहता है, क्योंकि आरबीसी रियल लाइफ में ही होता है। आरबीसीज जो होते हैं वो देखो एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें उसको अलग अलग एग्जाम्पल देने पड़ेंगे हर फंक्शन के हिसाब से। आरबीसी क्योंकि देखो अगर वो ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं बॉडी में तो वो फिर अपन उसको प्लांट्स की तरह देख सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस एक्चुअली कर प्रोड्यूस रहे नहीं हैं। करते, हाँ वो मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे टर्बन चल रहे थे जिनके अंदर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स जा रहे थे। वो प्रोड्यूस आरबीसी का काम ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ट्रक्स की तरह थी, ये ट्रक्स में नहीं, वो सिलेंडर की तरह थी जो ऑक्सीजन अपने साथ लेके चल रहा है। और ऑक्सीजन अपने साथ वो रख पा रहा है क्योंकि उनके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहता है। ऐसा बोलना चाहिए कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को देख के उसके साथ चिपक जाता है। जब जहाँ हेमोग्लोबिन जाएगा आरबीसी के साथ वहाँ को ऑक्सीजन भी चली जाएगी। ऑक्सीजन को कोई ज़्यादा इच्छा वाला हो तो एच के वो रख ले, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम कैसा होगा? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है तो उसको क्या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ना तो हाँ, आर्मी का एग्जांपल ले लो, आप पुलिस वालों का एग्जांपल ले लो, हाँ वैसे ठीक है। हाँ। ये तब एक्टिवेट होंगे जब प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो किसी को इन्फेक्शन होता है तो सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट देखते से ही बताया जा सकता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। इन्फेक्शन होने का मतलब फॉरेन मटेरियल का बॉडी के अंदर आ गया, तो उससे फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी अपना काउंट बढ़ा लेते हैं। हाँ वो करते कुछ नहीं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं, उसको मार कर, और उसको मारने में खुद भी मर जाते हैं लोग, ठीक है, आर्मी जवान होते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा लिम्फ में मेन डिफरेंस क्या है? प्लाज्मा और लिम्फ में प्लाज्मा सिर्फ फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसमें ये सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होता है। पर लिम्फ भी एक तरीके से फ्लूइड ही मतलब फ्लूइड ही होता है पर उसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है आरबीसी नहीं होता। ठीक है। एडिपोज और एरियोलर टिश्यू में क्या अंतर होता है?
जैसे वो 2 मिनट हाँ आराम से वर्ड्स देख आ रहे हैं, रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ वो स्किन के जस्ट अंदर होता है, बिलो द स्किन होता है एल्वियोलर टिश्यूज जो होते हैं, वो पैकेजिंग टिश्यूज भी होते हैं, पर मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। ये एरियोलर होता है, एडिपोस क्या होता है? एडिपोस जो होते हैं वो तो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो फैट को स्टोर करते हाँ हैं, चमड़ी के अंदर जो चमड़ी की लेयर के नीचे और वो होते हैं, मसल्स और स्किन को तो भी जो अटैच फैट स्टोर करते होगा हैं। तो उसके अंदर ही होगा। जिस जगह मेरा थोड़ा बहुत भी फैट दिख रहा है तो उस एडिपोस के अंदर ही स्टोर है। हाँ। ठीक है, साउंड है, नहीं केमिस्ट्री कर लेते हैं। 5 प्योर सब्सटेंस, 5 मिक्सचर के नाम बताओ। 5 प्योर सब्सटेंस और 5 मिक्सचर के। प्योर सब्सटेंस, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, NaCl, H2O, CO2। मिक्सचर मिक्सचर, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, ऑयल वाटर, पानी में मड मिला दो, मड वाटर कुछ भी, और ठीक है, ठीक है। चैप्टर इतना अंदर वो नहीं है मतलब इसके अंदर। गुलाब जामुन की जब चाशनी बनाते हैं तो उसे गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उसमें शक्कर बोलते हैं। अगर उसको गर्म नहीं करते तो क्या दिक्कतें आती हैं? उसको गर्म नहीं करते तो इतनी ज़्यादा शक्कर अपन डाल पाते हैं वो नहीं डाल पाते, क्योंकि क्योंकि जब अपन को गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, तो वो बढ़ने के कारण उनके बीच में जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में बढ़ता है, तो हम उसमें और शक्कर डाल पाते हैं। अब पर इसको सॉल्युबिलिटी की टर्म में समझो। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मतलब हीट देने से बढ़ती है, तो अगर हीट देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बेसिकली गुलाब जामुन की चाशनी आधा मीठी कर सकते हो। हाँ। उसी गुलाब जामुन की चाशनी को फ्रिज में रख दें तो क्या होगा? क्योंकि आपने फ्रिज में बोला रखने के टेम्परेचर बाद बढ़ने, शक्कर, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, हाँ तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर घट जाएगा। हाँ तो घटेगा, तो उसमें जो शक्कर होगी वो मतलब दिखने लग जाएगी बार बार, उसमें क्रिस्टल्स जमने लगता है, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, है हैं। ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, सॉल्युबिलिटी उसकी इतनी कम हो गई कि शक्कर उसके पानी के अंदर रह नहीं पा रही है, तो बाहर निकल के शक्कर उनके बाहर आ रही है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? जैसे कि मैं क्या करूँ, एक ग्लास लूँ, उसमें एक चम्मच शक्कर डाल दो, घुल जाएगी। 2 चम्मच शक्कर डालो शायद घुल जाए, 3 शक्कर डालो शायद और घुलने के चांसेस हैं। वैसे डालते हैं उसको, कुछ एक लिमिट आ जाएगी, उससे ज़्यादा मैं उसको नहीं खोल सकता। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम मैंने इसको खोल लिया है, इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो सैचुरेट रहेगा कि बढ़ा दूँ? अगर मैं सेचुरेशन अचीव कर चुके हैं, ठीक है, 7.5 चम्मच में शक्कर में सेचुरेशन अचीव हो गया। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब वो सेचुरेटेड कहलाएगा। सेचुरेटेड बनाने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सोल्यूशन सेचुरेटेड रहेगा कि नहीं? सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप उसके अंदर ऐड कर दिया। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब कि थोड़ा और बच गया, टेम्परेचर बढ़ाते से क्या होगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन अनसेचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं? सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं? एक करता है और एक नहीं करता, क्यों? पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो वो इसलिए नहीं करते, लाइट स्कैटर ठीक है,
कोलाइडल सस्पेंशन में मेन डिफरेंस क्या है? कोलॉइडल और सॉल्यूशन ओ सस्पेंशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं हाँ वो सस्पेंशन से फिर भी थोड़े छोटे होते हैं, पर सस्पेंशन में और हाँ वो स्टेबल होता है, जो कोलॉइडल होता है वो स्टेबल सॉल्यूशन होता है और जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, या वो नीचे जब उसको मतलब रखा जाए तो उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ सकते हैं। गुड, ठीक है। ये चैप्टर पहले लेना था मैटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेटल इन और सराउंडिंग शुरू कर रहा है। टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन बताओ सॉलिड लिक्विड और गैस का। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बीच में क्या डिफरेंस, क्या अंतर आएगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या अंतर आएगा? प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो और ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाएंगे। गैस का अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस के बाद प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स पास आएंगे और वो उसका मतलब उस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं वो। लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड पे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास नहीं आएंगे और क्या? तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड को बनाया जा सकता है, क्योंकि आपने सही वर्ड यूज़ करा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को कम करके एक प्रेशर से भी कर सकते हैं, ये चीज़ टेम्परेचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, गैस का टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा? गैस के टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो क्या होगा, उसके मतलब वो वही लिक्विड बन सकता है क्यों बन रहा है लिक्विड? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, पास पास क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। प्रेशर तो हमने नहीं कुछ करा, हमने टेम्परेचर के साथ ही करा है जो करा है। हाँ। ठीक है, तो गैस का टेम्परेचर घटाने पर पार्टिकल पास पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर तो आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम है, गुड। ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो हाँ। उसका भी बढ़ जाएगा, क्यों बनेगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाँ मतलब स्पेस कम हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो रहा है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी, तीनों को ध्यान में रखना है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है मेल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। बताओ। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे कुछ भी एक उठा लो पहले, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सब में बता दो, फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सब में बता दो, काइनेटिक एनर्जी सब में बता दो। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में मेल्टिंग पॉइंट के पॉइंट के नीचे हाँ बहुत दिमाग में जाने वाले हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, हाँ मेल्टिंग पॉइंट हाँ मेल्टिंग पॉइंट के नीचे सॉलिड में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब स्पेस हाँ कम होगा, और जो लिक्विड में होगा वो मेल्टिंग पॉइंट की एनर्जी भी कम ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड तो बढ़ लिक्विड जाएगा नहीं, ना। अपन सिर्फ मैटर की बात कर रहे हैं। हाँ एक कोई भी हाँ मैटर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो बहुत ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा होगा, नहीं कम होगा सॉरी। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे कम होगा कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कम होगा? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा? थोड़ा बढ़ने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट के नीचे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये स्पेस के टर्म में बोल दिया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के टर्म में बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे सॉरी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा वीक हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और फिर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी उतना ही रहेगा जितना मेल्टिंग पॉइंट वो था, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत वीक हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो
पुराने ज़माने में स्टीम इंजन होते थे, अच्छा हाँ कर सकते हैं। यही कर रहे हैं। हाँ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल कितनी बढ़ा दे रहे हैं कि उससे ट्रेन चला देते हैं। ठीक है, अभी तो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ऊपर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ऊपर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज होते हुए बताओ, हाँ क्या बताऊँ? मेल्टिंग पॉइंट हाँ पे हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या कर हो रही होगी और बॉइलिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? काइनेटिक फेस चेंज में तो नेगेटिव हीट में होगी, वो अब्सॉर्ब होगी। फेस चेंज दो तरह से हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, दोनों ही मेल्टिंग पॉइंट पर होते हैं। हाँ करेक्ट? हाँ तो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस केस में बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तब सॉलिड से लिक्विड में बनेगी। ठीक है, इसको ज़्यादा करने की जरूरत है। मेंटली सॉल्व करो 300 केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में, 300 केल्विन को सेल्सियस में। 300 केल्विन को सेल्सियस में 300 ठंड का दिन है, ठीक है, और भरी गर्मी का दिन है, दो। ठीक है, ठंड के दिन में मैं अगरबत्ती लगाता हूँ, अपना घर है, सारे कमरे जुड़े हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, तो ठंड के दिन में ज़्यादा जल्दी मुझे पता चलेगा कि अगरबत्ती लगी हुई है दूसरे कमरे में, या गर्मी के दिन में पता चलेगा? और क्यों? जवाब देते सर, क्यों भी बोलूँ, बता दें। गर्मी के दिन में जब ज़्यादा पता चलेगा, पहले पता चलेगा कि अगरबत्ती लगी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गर्मी रहती है ज़्यादा। गर्मी रहती तो वो क्या बोलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी हीट ज़्यादा होगी उसमें एटमॉस्फेयर में। हाँ, उससे क्या तो होगा? उससे जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल या जो स्मेल के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी स्प्रेड होंगे, तो डिफ्यूजन जल्दी होगा। गुड। ऐसा यूनिट केल्विन क्यों है, सेल्सियस क्यों है? ऐसा यूनिट केल्विन क्यों है? सेल्सियस क्यों है? सेल्सियस था, बढ़िया चल रहा था काम, 0 पे फ्रीज हो रहा है, 100 पे बॉईल हो रहा है, तो क्या नंबर है? तो केल्विन की क्या जरूरत पड़ेगी? या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ सब्सटेंस पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कुछ कुछ सब्सटेंसेस का अलग अलग भी होता है, तो मैं धागे से नापूं, मैं धागे से नापूं या टेप से नापूं या प्लास्टिक के स्केल से नापूं, मेटल के स्केल से नापूं, लेंथ सबकी बराबर ही रहेगी, है ना? पेंसिल की लेंथ बराबर। वो तो धागे पे कहाँ पे अपन ने वो बनाई है, मार्किंग करी है, मार्किंग चेंज हुई है बस। केल्विन में और सेल्सियस में से मार्किंग चेंज हुई है। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर होता है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, केल्विन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? मतलब मार्किंग ही चेंज करें, मार्किंग चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? केल्विन में अभी सेल्सियस में 0 लिखा होता है, वहाँ पर हमने केल्विन में 273 लिखा है, क्यों? क्या जरूरत पड़ी? हाँ 0 केल्विन लिखने में क्या दिक्कत है? या फिर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सेल्सियस चल रहा था बढ़िया। सोचो, बताओ। कुछ एक्यूरेसी का होगा कि जो ज़्यादा एक्यूरेट है। नहीं, दोनों एक्यूरेट, मतलब बोलते हो 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर है, कोई भी चेंज उसमें डिफरेंस नहीं है, बस मार्किंग में डिफरेंस है। सेल्सियस में जिस जगह पे 0 लिखते हैं उस जगह पे केल्विन में 273 लिखते हैं, उसके कारण पूरे नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर कम से कम किया जाए, ठीक है, तो हमने देखा कि 273 तक कम हो रहा था, -273। अच्छा हाँ ठीक है, तो केल्विन ने बस ये बोला कि कैसा अजीब सा स्केल बन गया है कि 273 अपना मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, बीच में कहीं 0 आ रहा है और फिर कहीं कुछ दूसरे नंबर जा रहा है, तो यहाँ से जब कहानी शुरू होगी तो उसको 0 बोला जाएगा, उसको उसने बोला एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0
जो टेम्परेचर कम से कम जितना आप कर सकते हैं उसको अगर जीरो माना जाए तो पूरी मार्किंग शिफ्ट हो गई। इस जब मार्किंग शिफ्ट हो गई तो उसको सेल्सियस स्केल अब नहीं बोल सकते, उसको केल्विन बोलते हैं। इट इज़ मोर साइंटिफिक, इसलिए उसको केल्विन कैसा यूनिट बनाया गया। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशन होंगे आएगा केमिस्ट्री के सब में आप केल्विन यूज़ करोगे, सेल्सियस यूज़ नहीं करोगे। जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना रहेगा तब सेल्सियस यूज़ कर पाओगे, तब केल्विन कर लो या सेल्सियस कर लो तो आंसर सेम ही आता है। समझो, कोई दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालना है, सेल्सियस में सेम है केल्विन में सेम, मार्किंग शिफ्ट करिए 2 पॉइंट कितने दूर है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अभी रूम का टेम्परेचर क्या होगा रफली? हाँ 35 ओके, उसको होता है अपना 30 तक के आसपास होता है। नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठंड से ठंडे दिन में 4 डिग्री 5 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर, है ना। ठंडे दिन में भी अगर मैं इस फ्लोर पे एक ग्लास पानी फेंकूँ, ठीक है, तो अगले दिन तक गायब हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कमरे में ठंड है भयंकर 4 5 6 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, तो पानी बॉयल होकर गायब क्यों हो गया? बॉयल नहीं हुआ, एवापोरेट हो रहा है। बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, एवापोरेट के लिए कोई टेम्परेचर की लिमिट ही नहीं है। तो एवापोरेशन बॉइलिंग में अंतर क्या है? दोनों में स्टेट चेंज हो रहे हैं क्या? तो दोनों में स्टेट चेंज हो रहे हैं तो बॉइलिंग और एवापोरेशन में अंतर क्या है? करेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट धीरे धीरे हो सकता है, अपन बॉइलिंग मतलब लाइक पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके कर सकते हैं, क्विक प्रोसेस कर सकते हैं एक तरीके से। टेम्परेचर बढ़ने से एवापोरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पर एवापोरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने में हाँ, बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वो जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि हीट मिलेगी उसको टेम्परेचर बढ़ाने पे ना। हाँ, हाँ, किसको मिलेगी हीट? पानी को लिक्विड को जो जल्दी इवेपोरेट हो पाएगा। तो एवापोरेट में एवापोरेशन में हो गया है एग्जैक्टली वाटर की सरफेस पर। इससे क्या हो रहा है? हाँ, पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इससे पहले क्यों हो जा रहा है स्टेट चेंज? उसको अरे तो हीट तो मिल रही है ना पर। हाँ, हीट तो मिल रही है। अभी दो स्टेटमेंट है जो एक दूसरे में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए लग रहा है हाँ, कि पानी को अपने स्टेट चेंज करने के 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है वो चेंज, और हम देख रहे हैं कि 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंड के दिन में भी पानी एवापोरेट हो जाता है, तब भी स्टेट चेंज कर रहा है। तो स्टेट चेंज 100 पे ही करता है, 100 के अलावा भी करता है। कर सकता है। ठीक है, जब 100 पे करता है तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं, 100 के अलावा करता है उसको एवापोरेशन बोलते हैं। यहाँ तक स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो एवापोरेशन में मेजरली मतलब मेनली हो क्या रहा है? 100 डिग्री का वेट ही नहीं कर रहा है टेम्परेचर स्टेट चेंज करने के लिए, पहले कर जा रहा है 4 डिग्री 5 डिग्री पे कर जा रहा है। 4 डिग्री 5 डिग्री पे वाटर की सरफेस पे क्या हो रहा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की सरफेस पे क्या है? हाँ, वाटर की सरफेस अगर वो एवापोरेट कर रहा है तो वाटर की सरफेस नीचे आ रही होगी। क्यों आ रही है वाटर की सरफेस नीचे? नीचे साइड जैसे ग्लास का भरा हुआ देखा होगा आपने, समय के साथ वो ग्लास थोड़ा सा खाली होता दिखता है। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि थोड़ा बहुत पानी इवेपोरेट हो रहा है। थोड़ा बहुत पानी एवापोरेट हो रहा है, क्यों? देखो एवापोरेट शब्द जो यूज कर रहे हैं अपन, एवापोरेट हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है, वही इसको समझा नहीं रहे। बस आपसे पूछे क्यों हो रहा है, बोले एवापोरेट हो रहा है। एवापोरेशन क्या है? क्योंकि एवापोरेट हो रहा है। क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हीट मिल रही है, तो तो हीट मिलने से क्या हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस बढ़ रही है। क्योंकि हाँ, और बताओ। काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। हाँ, सही रास्ते पर हो। नहीं, पर काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो मतलब जितनी भी मिलने पर मिल तो रही है, तो वो गैस से कन्वर्ट हो रही है। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, सही बोल रहे हो, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं साथ में जुड़े हुए बैठे हुए हैं, उनका इतनी एनर्जी नहीं कि एक उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। जैसे आप जो सरफेस के पास वाले पार्टिकल है वो एयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करके पार्टिकल को वो एनर्जी मिलती है सरफेस वाले पार्टिकल को, और सरफेस वाले पार्टिकल से एनर्जी को लेकर अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। एक जाता है, फिर 2 जाता है, फिर 3 जाता है, फिर चलता रहता है। सरफेस के पार्टिकल कम हो गया एवापोरेशन। बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग में पूरा की पूरा जो कहीं से उसको एनर्जी मिलेगी वहाँ से बॉइलिंग शुरू हो जाती है।
जब सरफेस के पार्टिकल खुद से उड़ के जाने लगे, एयर के साथ कांटेक्ट में, कोई भी चीज़ के साथ कांटेक्ट में है, उसके साथ उससे एनर्जी लेके जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उसको इवोपरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, कंटेनर्स को आपने गर्म करा है, तो उसको सब तरफ से एनर्जी मिल रही है, उसके पार्टिकल का एनर्जी क्यों? अगर ऐसा हो सकता है, अगर तवा को गर्म करके से पानी के छिड़के डाल के फट से इवोपरेट हो जाता है, क्योंकि वो टच होते से बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया था, पूरे वो भाग गए। इवोपरेशन स्लो प्रोसेस है, सरफेस के पार्टिकल धीरे धीरे करके हटेंगे, जब तक ऊपर का नहीं हटेगा नीचे का पार्टिकल वो नहीं कर सकता, गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बॉइलिंग में ऐसी कोई जरूरत नहीं, बॉइलिंग में जो नीचे वाला एक पार्टिकल है वो भी उसमें गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बॉइलिंग ही एक्चुअली बोल रही है कि आप देख रहे हो, तब किस चीज़ को गर्म करोगे पानी को, तो नीचे जो स्टील के पास वाला जो नीचे का उसके तले वाला वो है पानी, वो भी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आप बोल रहे हो, समझा भी रहे हो, पर बता नहीं पा रहे हो सही शब्दों में प्रयोग। ठीक है, साउंड करूँ पहले, वर्क एनर्जी करूँ? वर्क एनर्जी करूँ, साउंड करूँ। उसमें वो मैंने वेव का डायग्राम बहुत करना बनाया है, तो उसको प्लीज। अगर मैं चाहूँ कि बहुत बड़ा स्पीकर लगा दूँ, बहुत बड़ा स्पीकर, तो आपकी आवाज़ सुनाई देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं ट्रैवल करेगी। मीडियम में हम वैक्यूम प्लेन है। प्लेन से गए, प्लेन से आएंगे, अरे नहीं ना, तो वहाँ कुछ मीडियम नहीं साउंड को ट्रैवल करने के लिए, वहाँ मतलब एयर नहीं है वैक्यूम है। मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है साउंड? मीडियम की इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे मीडियम में पार्टिकल्स होंगे, तो जैसे एयर की पार्टिकल्स हैं, तो वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, इससे साउंड मतलब प्रोपोगेट कर पाता है, तो इसीलिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर मीडियम नहीं होता तो क्या होता, साउंड नहीं होता ट्रैवल? हाँ मतलब मीडियम तो चाहिए, साउंड मैकेनिकल वेव, उसकी वेव्स मैकेनिकल, उनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवलिंग के ओके, अगर लिए। मैं पानी की डेंसिटी बढ़ा दूँ और हवा की डेंसिटी बढ़ा दूँ, तो साउंड तेज ट्रेवल करेगा कि धीमे ट्रेवल करेगा? क्यों? क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स पास पास बन जाएंगे, वो वाइब्रेट जल्दी हो पाएंगे, मतलब एक पार्टिकल दूसरे को जल्दी जल्दी वाइब्रेट करा पाएंगे, तो साउंड जल्दी मतलब ट्रैवल कर पाएगा। पक्का? हाँ। वहीं पर एक विचित्र ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। पानी, बर्फ और भाप, इन तीनों में साउंड सबसे ज़्यादा तेज किस में ट्रेवल करेगा? क्यों? सॉलिड है, सॉलिड में जल्दी ट्रैवल करता है तो साउंड। इट्स डिबेटेबल एक्चुअली। लिक्विड में नहीं, सॉलिड में ट्रेवल करता है, वो स्टेटमेंट सही है आपका, इसलिए आगे बढ़ते तो हैं। गैस ही करेगा। नहीं, एक्चुअली बर्फ वैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, प्रॉपर सॉलिड, जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तब उसके अंदर साउंड ट्रेवल कर सकता है। और अगर वो वैसी है जैसे हिमालय वगैरह को अपने कश्मीर में गिर रही है, उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता, उसमें छोटे एयर के पॉकेट्स होते हैं, तो वो क्या बोलना चाहिए, साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। बहुत डिबेटेबल है, तो एक्चुअली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, बाकी स्टेटमेंट सही है कि सॉलिड में ज़्यादा तेज ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर मैं मेटल का वायर, ठीक है, अपनी उंगली में बांधता हूँ और उसको यहाँ पे कान में दबा के रखता हूँ, और दूसरे हिस्से को एक बाउल के अंदर कनेक्ट करके रखता हूँ, वेल्ड कर देता हूँ, तो उस बाउल के अंदर आप कुछ बोलोगे तो मुझे इस तार के थ्रू सुनाई देगा कि इस वायर के थ्रू सुनाई देगा कि बॉल में कुछ बोलेंगे। हाँ, बाउल में कुछ बोलोगे तो मुझे इस वायर के थ्रू अपने कान में सुनाई देगा कि क्यों देगा? क्योंकि वो मेटल वायर के थ्रू ट्रैवल कर पाएगा। पक्का? हाँ। ठीक है, तो आप जब बोलोगे कुछ, हाँ। ठीक है, तो ये वाला कान तो मेरा बंद है वायर के थ्रू, वो ये वाला कान खुला है, ठीक है, ये मैं राइट वाला ईयर है, मैं लेफ्ट वाला ईयर है, पहले किसमें सुनाई देगा? दोनों साइड से। नहीं, जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें किस में देगा? मेटल वायर नहीं, जो मेटल वायर तो सोचो फिर बताना।
राइट मेरे राइट में ज़्यादा पहले सुनाई देगा कि लेफ्ट वाले में पहले सुनाई देगा, क्यों के साथ, है ना? सिर्फ जवाब मत दो। पहले सुनेगा। पहले किसमें सुनाई देगा? मेटल है। मेटल वाले में क्या सुनाई देगा? मेटल है वो सॉलिड। ऐसा होगा? हाँ, सॉलिड है तो भी सुनेगा। जब ऐसा आवाज़ पहले आएगी फिर वाली थोड़ी लेट आएगी। ओके। पास के पास में भी। नहीं, थोड़ा दूर है, मेरे ह्यूमन है तो ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाते। एक और वाइब्रेशन, एक और रिवर्बरेशन में अंतर क्या होता है? देखो जो है वो वही होती है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। कोई बहुत दूर कोई मतलब सरफेस है कुछ भी, तो उससे जो साउंड जो भी साउंड आ जा रहा है वहाँ पे उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी जगह पर आता है, उसको इको बोलते हैं। रिवर्बरेशन होता है जब आपने कोई साउंड प्रोड्यूस करा और वो मतलब कंटिन्यूअसली आता है, मतलब बार बार रिफ्लेक्ट होता है, वो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। जैसे जो इको होता है उसमें सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए इको मतलब प्रोड्यूस होने के लिए, पर रिवर्बरेशन कभी भी हो सकता है। और रिवर्बरेशन में ऐसा भी होता है कि उसमें जो साउंड होता है वो क्लियरली सुनाई नहीं देता। अभी कमरे के अंदर आवाज़ गूंज रही है, एको है कि रिवर्बरेशन है? ये एको है, रिवर्बरेशन नहीं है। ये रिवर्बरेशन नहीं है। एको में क्या है, उनको दो डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देते हैं कि एक ही साउंड बार बार सुनाई देता है। दो डिस्टिंक्ट साउंड, हाँ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, हाँ। ठीक है? हम्म। जैसे अगर मैं एको अगर बोलूँ तो एको 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 दिस इज एको। दिस इज एको, तो कमरे के अंदर एको आ रहा है कि रिवर्बरेशन हो रहा है? एको ही है, रिवर्बरेशन नहीं तो है। मैं जब एको बोल रहा हूँ, हाँ दूसरा एको कहाँ है? वो सुनाई क्यों नहीं दे? अभी यहाँ पर इसमें वो हो नहीं रहा है, एको चीज हाँ, नहीं होगा ना। हाँ तो नहीं रूम के अंदर एको हो रहा है, आवाज होनी चाहिए। इसको डिफेंड करो, इस स्टेटमेंट को आपने बोला कि रूम के अंदर एको हो रहा है, उसको नहीं डिफेंड करो। होगा। तो रूम के अंदर एको नहीं हो रहा है, तो रूम के अंदर क्या हो रहा है फिर? सिर्फ देखो आप एको खुद तो ही एको तो आप खुद ही नहीं। स्टेटमेंट बोल रहे हो, आप खुद ही इसको वो कर रहे हो। अपना रिवर्बरेशन शॉर्ट डिस्टेंस पे जो रिपीटेड साउंड सुनाई देता है उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। कमरे के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस से हमको बार बार सुनाई दे रहा है, गूंज रही है, मतलब गूंज का मतलब है कि बार बार आ रही है, तो उसको आप मना कर रहे हो कि रिवर्बरेशन नहीं है। ये रिवर्ब कमरे के अंदर जो मेरी आवाज़ गूंज रही है, हाँ आवाज़ सुनाई दे रही है गूंजते हुए, हाँ ये रिवर्बरेशन है कि एको है? ये तो नहीं, ये सिर्फ एको एको तो मतलब सुनाई दे बार बार सुनाई देता है, रिवर्बरेशन होगा। ये सिर्फ आवाज गूंज तो रही है। हाँ ये रिवर्बरेशन नहीं हो रहा है। आपको रिवर्बरेशन एको क्लियर नहीं है? एको तो बार बार सुनाई देता है, पर रिवर्बरेशन वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है कि जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलना चाह रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि जो एनर्जी है वो नहीं बनाई जा सकती है नहीं मिटाई जा सकती है, वो सिर्फ एक उसकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। तो जब मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, चार्ज नहीं होना चाहिए। होगा ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलती है ना, एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो उसकी एनर्जी बढ़ा दी ना, मैंने चार्ज कर। बढ़ेगी घटेगी नहीं, इन द सेंस वो उसके अब जैसे उसमें जो इलेक्ट्रिकल स्विच का जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ़ोन में आ रही है वो हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एनर्जी नहीं आ रही, आ रही है, प्रॉपर्ली कोई दे रहा है, तो उसकी कम भी हो रही है, इसलिए बढ़ भी रही है। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए एनर्जी कंजर्व कहाँ है फ़ोन के लिए? फ़ोन की एनर्जी तो पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, तो एनर्जी कंजर्व नहीं है ना। फ़ोन के लिए एनर्जी कंजर्व है या नहीं है? कंजर्व तो होती है। और फ़ोन की एनर्जी बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है घट रही है मतलब क्या मतलब घट रही है क्या? फ़ोन के अंदर फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, एनर्जी नहीं है उसके अंदर, आपने चार्ज किया तो उसको एनर्जी दे दी, तो वो चार्ज है ना? हाँ कंजर्वेशन एनर्जी बोलती है कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांट हाँ बी तो दैट जब नॉर्मल। डिस्चार्ज क्यों हो रहा है नहीं, तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है चार्ज हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही घट रही है, तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं उसके लिए।
कंजर्व तो रहेगी, पर वो जाएगी कहाँ, मतलब उसमें क्योंकि देखो जब उसको चार्जर के थ्रू एनर्जी दे रहे हैं वो उसमें जा रही है, पर वो घट क्यों रही है, वो कहीं तो स्टोर हो रही होगी या तो कहाँ हो रही है, ये बताओ। वो एनर्जी कंजर्व है या नहीं? एनर्जी दो स्टेटमेंट है। एनर्जी जब कंजर्व होती है, एनर्जी ना बढ़ती है ना घटती है, कांट बी गेटेड नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, फोन के केस में एनर्जी बढ़ रही है घट रही है कि नहीं? बढ़ रही घट रही है। बट हाँ फिर अगर बढ़ रही घट रही है हाँ तो उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं है, है ना? तो क्या फोन के लिए एनर्जी कंजर्व है या नहीं? या तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, नहीं स्टोर नहीं होती, पता नहीं हमारे। मम्मी गरम गरम रोटी ला के अपनी थाली में रखती है, ठंडी हो जाती है, हाँ तो रोटी के लिए एनर्जी कंजर्व लेती है। रोटी की तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी ना, वो मतलब उसकी वो जो हीट थी वो इलेक्ट्रिक ठंडी कर रही थी। जब फोन रोटी के लिए एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फोन के लिए एनर्जी कंजर्व क्यों है? तो कहाँ जा रही थी एनर्जी? आप उसकी स्क्रीन चला रहे हो, देख रहे हो, फोन गर्म भी होता है, हाँ लाइट और हीट में एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व है कि नहीं फोन के लिए? हाँ नहीं, जब फोन के लिए नहीं है, रोटी के लिए नहीं है, पंखे के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पड़ते क्यों है? पर जितना इतनी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, ऐसे तो है वो कंजर्व, मतलब किसी एक सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी कंजर्व। अगर आप सिस्टम को ही देखो और उसको क्लोज रखो कि कहीं से एनर्जी ना दो तो कंजर्व रहेगी। अगर उसको आपने ओपन रखा, उससे एनर्जी आने जाने का अलाउ कर दिया, तो जितनी गई है उतनी उसमें कम हुई होगी। तो कंजर्वेशन एनर्जी को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हिसाब किताब का वो है अपना लॉ है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हिसाब किताब का मैच हो जाए, एकदम से हिसाब बिगड़ेगा नहीं। ठीक है। एक न्यूमेरिकल करो, एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लिख लो पहले। एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको 10 मीटर खसका है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये करा आपने 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकेंड। ठीक है। दूसरे पे 5 का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरी बॉडी पे हाँ, ओके, ठीक है। उसको 15 मीटर खसकाया, ठीक है, और ये आपने करा 7 सेकंड में, 7 सेकेंड, ठीक है। तो ज़्यादा पावर किसमें लगा? ज़्यादा पावर किसमें लगा? दोनों केस में से ज़्यादा पावर किसमें खर्चा हुआ? या ज़्यादा पावर है ना, हाँ, ज़्यादा पावर कौन से केस में लगा? गलत है। क्यों क्यों गलत है? पावर निकालो फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में निकालो। हाँ तो देखो ना, फोर्स पावर की वोल्टेज अपॉन टाइम, हाँ तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होगा 100 होगा, हाँ 100 को 10 करेंगे हाँ 10 आएगा, हाँ इसमें 15 into 5 होगा 75, हाँ, अभी 75 को 75/7 कितना होगा? 75/7 होगा 10.7 10.7 से ज़्यादा होगा। 75 कर दी, 1 आया था, कोई बात नहीं। उसमें 75। एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल बता दो बस, नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क जब होगा, जैसे जो वो होती है, कोई कार है कुछ भी चल रहा है, साइकिल वाइकिल, हम उसको रोक लो तो उसको नेगेटिव वर्क करते हैं। गुड। मैं इसको चालू तो किया ही नहीं।